बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ही बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। कम मौके आते हैं हमारे पास ऐसे कि जब हम जरा मिलकर बैठे हैं, गपशप करें, इधर उधर की बातें करें। और आज हमने बगैर किसी तमीज़ के मैं बताता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं भी जानते। वाबस्तगी और शनाख्त है, लेकिन उनकी अलग। सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब, सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी जबरदस्त ऑडियंस है, जब अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दें फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। हुजूर खैरियत से हैं? जनाब अल्लाह का शुक्र। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। अब ये है कि बकरा ईद पे हम नहीं मिले, वरना मैं कुछ खाल से मुताल्लिक ही पहला सवाल पूछ देता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तो रमज़ान ईद का मामला है, तो ज़ाहिर है इस पे तो ईदी का ही। रमज़ान ईद पे आपको ईदी कितनी मिलती है और बकरा ईद पे आप कुर्बानियाँ कितनी करते हैं, ये बताएं। उम्र के उस हिस्से में है कि जहाँ पर ईदी देना शुरू कर दी गई है और बहुत पहले से शुरू हो गई। हाँ, ये वाकया तो 20-25 साल पहले का होगा। ऐसे ही है। और अम्मी से ईदी मिल जाती थी, नहीं मिलती थी तो जबरदस्ती मांग मूंग के ले लेते थे। हाँ। अब अम्मी भी नहीं रही। हाँ। और ईद के मौके पर ईदी लाजिम व मलजूम है। खानदान के बड़े थे तो उनसे टोकन के तौर पर ईदी मांग के ले लिया करते थे। अच्छा। कि टोकन के तौर पे मिल जाए, भले ही 10 का नोट मिल जाए, 50 मिल जाए, मगर ले लो। मेरा एक दोस्त है, हाँ। हबीब। अच्छा। उसकी वालदा जो है वो मेरे लिए ईदी भिजवाती हैं और वो मैं सर आंखों से लगा के रखता हूँ। जो आपकी दोस्त की वालदा, जो मेरे दोस्त की वालदा है, क्योंकि आपकी वालदा की अब मेरी वालदा नहीं है तो वो मेरी वालदा है। साहबजादे आपके यहाँ तशरीफ भी रखते हैं और मैं खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया जब इतनी कम सीनी में वो इस शायर का शेर तो इसका, ये शेर तो इसका। तो इनकी अपनी चॉइस है सालार साहब की, या आपने ये क्या है कि नहीं यार ये करना है? नहीं। मैं तो हैरान हो गया कि इस उम्र में एक बच्चा इसका शेर उसका इस उम्र में कभी कभी ये मुझे हैरत में डालते हैं कि मैं जब घर में घुसता हूँ, हाँ, तो बजाय रैप म्यूजिक के घर में, हाँ, मीर तकी मीर की वो गजलें जो मेहदी हसन ने गाई हैं वो यूट्यूब पे ढूंढ रहे होते हैं। कमाल। वैसे यू माइंड अगर मैं भी सालार से कहूँ कि कुछ भी ऐसे सुना दे जो नहीं, व्हाई शुड आई। हाँ जी, सालार साहब कैसे हैं? बेहतरीन। क्या उम्र है माशाल्लाह? 12 साल। तो 12 साल में ये शायरी वायरी बस ये खुद से ही बस शौक, अब्बा को देख देख के शौक पैदा हो? कह सकते हैं कि जेनेटिकली आया है। अच्छा, क्या बात है। और क्या क्या आया जेनेटिकली? और कुछ नहीं, क्या कहें, बताने वाली बातों में शायरी है। हाँ। कुछ गेम शेम वीडियो गेम में खेलते हो कुछ? क्या? हाँ। हाँ ठीक है। अब कुछ सुनाए कुछ यार, कुछ भी, कुछ किसी का भी। था मुस्तार हुस्न से अल्लाह, इतना मुश्किल पहले था। उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उस ही का जर्रा जहूर था। हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। आतिश दिल की बुलंद ना थी वरना ए कलीम। हाँ। आतिश दिल की बुलंद ना थी वरना है कलीम। यक शोला बरख खिरेमान सद कोहे तूर था। अरे क्या बात है भाई। अब एक काम करो, अब उर्दू में कोई शेर सुनाओ। तो अब जरा उर्दू में भी कुछ हो जाए। ये तो इसकी तशरीह थोड़ा कोई यार, कोई हमारे लेवल का जरा कुछ आसान आसान। ये तो था मुस्तार से जो शुरू हुआ, तो मैंने तो वहीं कहा कि चलो ठीक है, अब सही है जो भी है, ये इनका आपस का मामला है जो भी है। हाँ, जॉन एलिया का एक शेर है। हाँ आता हो। हम हैं रुसवा कुन दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या जिंदगी अपनी क्या आबरू। मीर निकले दिल्ली से गए लखनऊ, अब तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। सालार साहब छा गया माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है, जिंदाबाद। आपका पसंदीदा शेर क्या है? गालिब का एक शेर मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन का शेर है। गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार। गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है।
एक ज़माने में कराची की हर दूसरी सड़क पे हर सियासी इज्तिमा में बजने वाला मजलूमों का साथी है। आपने लिखा, जी। ये काम कब हुआ और कैसे हुआ? सन 90 था और उस ज़माने में कैसेट एक बनाने की कोशिश की थी एपीएमएसओ ने। जो उसके गुलूकार थे वो खालिद उमर, वो आ गए और उन्होंने कहा ये कैसेट निकालना है। वो कैसेट का किसी को कोई तजुर्बा नहीं था, तो बस वो फिर लिखा और वो बहुत ही ज़्यादा हाँ। ये हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ये भी क्या? ये भी एक नज्म का एक मिसरा था। तो ये किसने लिखा है? मैंने ये चूंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे यकीन जी, है। जी, ये तो जी, बहुत, जी। क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा मकबूल है। हाँ, फिर बाद में कराची की नारा सड़कों बन में गया। ना हमको मंजिल नहीं, ये भी क्रेडिट जो है, क्रेडिट के लें कोई वारदात क्या, कोई आप अपने अजब काम हुआ ना कि जिस पार्टी का मकबूल तरीन शेर या मिसरा या एक लाइन या नारा था, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, वो पाकिस्तान की तारीख की पहली पार्टी बनी जिसने अपने रहनुमा से ला ताल्लुकी ही कर अब ली। सिचुएशन ऐसी बन गई कि अगर आप पाकिस्तान और सामने कुछ सोचेंगे तो फिर जाहिर है कि 20 लाख जाने हैं भाई पीछे। एक पूरा नजरिया है, पूरी तारीख है, 100 बरस की जद्दोजहद है, बल्कि पौने 200 बरस की। आप वो कहते हैं ना, अपनी तो पहचान यही थी। अपनी तो पहचान यही है। इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। जब 22 अगस्त को वो नारा बोला तो आप कहाँ थे उस वक्त? कनाडा में। आप एमक्यूएम के मुतहर्रिक कारकुन नहीं थे उस वक्त? उस वक्त कनाडा में मुतहर्रिक तो नहीं था, मगर ये कि मुश्किलात थी, परेशानियां थी, तो उनको डील कर रहा था। जब आपने ये नारा या खबर सुनी कि ये हो गया है, पहला रद्द-ए-अमल क्या था आपका? मगर मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ये वाली सूरत हाल ना हो जाए, मगर बदनसीबी से वो उसको खातिर में नहीं लाया गया। उस और लाइन क्रॉस कर ली गई और वो हो गया। आजकल कराची में एक ऐसे दौर में रह रहे हैं ना जहां पर हम यहाँ की जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, उस पर तनकीद करते हैं और ठीक तनकीद करते हैं। जब इस शहर की तारीख का बतौर मजमूई जायजा लिया जाएगा तो फिर तो जिन पर तनकीद होगी उनमें सिर्फ उन लोगों का नाम नहीं आएगा ना कि जिनकी जिम्मेदारी थी और गटर पे ढक्कन नहीं लगाया और बच्चा मर गया, जिसकी जिम्मेदारी थी और गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजाम नहीं किया और बच्चा जल गया। शायद उनका नंबर तो दूसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर तो उन पर तनकीद नहीं होगी कि जिनके पास इख्तिदार था लेकिन बसें जलती रही, इख्तिदार था हर हफ्ते शहर बंद होता रहा, इख्तिदार था लेकिन बोरी में लाशें मिलती रही, इख्तिदार था लेकिन बंदे ड्रिल होते रहे, इख्तिदार था लेकिन भत्ते की पर्चियां जाती रही। फिर तो मुजरिमीन की फहरिस्त में उनका नाम सरे फहरिस्त आएगा ना। ये तो ज्यादा बड़ा गुनाह है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कुछ गलतियां वाकई हमारी थी, कुछ हमारे ऊपर लादी गई। मतलब एक जमाने में कराची में टिकट्स चला करते थे कि कराची में टारगेट किलिंग और समेत दीगर वाकयात में हलाक होने वालों की तादाद 13 हो गई जी। उसका इंप्रेशन ये बनाया जाता था कि जैसे 13 लोग टारगेट किलिंग के वाकयात में हलाक हुए हों, भले ही वो किसी आशिक ने अपनी माशूक के भाई को गोली मारी। एमक्यूएम का मिलिटेंट नहीं, मैं मैंने आपसे ये अर्ज की कि कुछ गलतियां हमारी भी हैं। कुछ बिल्कुल हमें उतना बुरा कहा जाए जितने बुरे हम थे, उससे ज्यादा नहीं। आप ही बता दें कितने थे। देखिए किसी हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत मैं अर्ज होगी। करता हूं ना आपसे कि किसी की तरफ देखता तो मैं भी हूं, बहुत बुरा नहीं, इतना बुरा तो मैं भी हूं। बट यानी आर यू क्या कहूं मैं, मतलब आपको एक पशेमानी है कि यार बहरहाल मेरी वाबस्तगी उस जगह से रही कि जो सख्त जुमला है कि जो कुछ माओं की गोदियां उजड़ने का सबब बना, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा तो जुर्म क्या ही हो सकता है। देखिए पशेमानी बहुत बड़ा लफ्ज है। अच्छा हाँ। माँ की गोद उजड़ना तो उससे नहीं, बड़ा जुर्म है ना, आप गलत कॉनोटेशन में ले रहे हैं उसको। मुझे अपने माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। गलतियां हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। मैं सरे तस्लीम उस पर खम करता हूं, और जो गोदियां उजड़ी हैं मुझे उसका बहुत ज्यादा दुख है। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ना होता तो ज्यादा बेहतर होता। मगर जो हमने जिस तरीके के हालात गुजारे हैं, जिन माओं की हमारी गोदियां उजड़ी, वो भी उतना ही ज्यादा काबिल अफसोस मैं है। यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर उसकी इब्तिदा के जिम्मेदार हम होते तो पशेमानी की बात होती। वायलेंस तो जस्टिफाई किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता ना। वायलेंस बिगेट वायलेंस।
50 साल की तारीख है भाई। एक 50 साल बाद मुहाजिर कौम ने रिएक्ट करना शुरू किया। 50 साल बाद। किस सन की बात है जब रिएक्ट करना शुरू किया रफली? मे बी 88, 90, एमके मक्की की और एमके में कब तब तफरीक हो गई थी, किस साल? 92, 91, 92। 92 में तो ये भी हुआ ना कि एक महाजिर ने दूसरे महाजिर को मारा और लास्ट में जी महाजिर का नारा लगा देखिए, दिया। वो तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर कोई किसी शख्स को मारना शुरू कर दे, एक थप्पड़ मार दे गुजर जाए, दूसरा थप्पड़ मार दे गुजर जाए, तीसरा मार दे गुजर जाए, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि झगड़ा हो रहा है। अगर दूसरा शख्स जवाब दे दे तो फिर कहेंगे झगड़ा हो गया। तो आप कब तक एक थप्पड़ खाते रहेंगे? कब तक? तो फिर आप उसके जवाब में फिर दो कभी थप्पड़ ऐसा भी वक्त आएगा कि आपका सब्र का दामन छूटेगा और फिर आप रिएक्ट करेंगे। और जब आप रिएक्ट करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तो लोग कहेंगे ये रिएक्शन है और हंगामा हो गया, और हंगामे का जिम्मेदार उसको करार देंगे जिसने रिएक्ट किया है। एक्शन मतून नहीं हुआ, रिएक्शन मतून फिर तो हो गया। आप ये मैसेज दे रहे हैं ना इंतहाई सीजन और सीनियर पॉलिटिकल वर्कर होने के बावजूद कि यार तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है तो फिर यार फिर दो जवाब जितना बन सकता है। आज पीटीआई ये कहती है यार आपने हमें दीवार से लगाया, हो गया 9 मई, मतलब वो एग्जैक्टली ये नहीं कहते, वो तो मैं कहते हमने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक नैरेटिव है कि यार आपने कब दीवार से लगाया, फिर हमने भी कर दिया यार, ठीक है यार, नहीं तो नहीं, फिर ठीक है, फिर तो सभी ठीक है ना। फिर नहीं तो नहीं, देखिए देयर इज ऑलवेज अ लाइन। मुल्क के कौमी दिफाई इदारे वो किसी भी मुल्क के लिए रेड लाइन होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंसानी रेड जान लाइन की होते हैं। तकरीम भी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रेड लाइन होता है। हाँ, ये दो तरफा होता है भैया, ये दो तरफा होती है तकरीम, एक तरफा नहीं होती। एक मिसाल से फिर आगे बढ़ते हैं कि बहुत मैं उसका इंकारी एक एमपीए रजा हैदर साहब को शहीद किया जाता है, जो कि जाहिर जुल्म है, बर्बरियत है किसी की, और उस एक रात में फिर कराची में 100 हाँ, वो बंदा मारा जाता है और उस सारे का सारा इत्तेफाक से एक ही मखसूस बैकग्राउंड शरीयत होता नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यही हैदराबाद रिजवी जो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और ये वो, और आप कनाडा में जब रहे तो उस दौरान आपने टैक्सी चलाई, उबर चलाई, यानी प्राउडली मतलब यू टॉक अबाउट इट कि हाँ यार ठीक। हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस पे ना सिर्फ ये कि आपने बात को छुपाया नहीं, बल्कि आप फखरिया बताते हैं। जब पहली मर्तबा हैदर अब्बास रिजवी उस ड्राइविंग सीट में बैठा तो वो जो अंदर का बच्चा है वो जरा रोया कि यार ये मैं कोई, ये नहीं कि कोई नीचा काम कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन यार ये हालात ने क्या पलटा खाया है कि पीछे कोई पैसेंजर बैठा है और मैं गाड़ी की सर कहाँ ड्रॉप होना है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक मैं एक कंपनी में जॉब करता था और शाम को फिर वहशत तारी होती थी। अब क्या करें, कोई हल्का अहबाब भी नहीं है, ना हल्का अहबाब है, ना घर है, ना बीवी बच्चे हैं, ना अम्मी हैं, ना भाई है, ना दोस्त हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक भाई है वहाँ, मामूजाद भाई, वहाँ पर उस हाशिम नाम है उसका। हाँ, तो हाशिम ने मुझसे कहा कि यार तुम्हारी शाम नहीं कटती, तुम ऊबर चला लो। हमने कहा कि चलो ऊबर चलाते हैं। ओके। तो ऊबर अपने दफ्तर के बाहर से वहीं मिसागा में, हाँ, मैं 3 दिन ऊबर की ऐप लिए हाथ में बैठा रहा और सोचता रहा करना है कि नहीं करना है, कि मैं करूं या ना करूं। तीसरे दिन फिर हिम्मत करके उस ऐप को ऑन कर दिया कि यार ठीक है देखी कि जाएगी। बस ठीक है, देखी जाएगी और देख लेंगे। तो बस वो फिर ऐप खुल गई और फिर बहुत सारे पाकिस्तानी, बल्कि पहली बच्ची जो मेरी पिकअप थी, हाँ, वो वहीं मिसागा में एक ट्रेन स्टेशन के पास से थी। वो बच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जा रही थी, तो वो पाकिस्तानी बच्ची ये थी। आपका पहला पैसेंजर है। हाँ, पहला पैसेंजर है। वो इंडियन पाकिस्तानी लग रहा है मुझे ना, कि और जैसे आपको ये खौफ नहीं था? तो ये मिसागा में तो है ही बहुत पाकिस्तानी, हाँ, बहुत यार कोई पाकिस्तानी पहचाने का तो हाँ, बोलेगा ये तो था कि हाँ, एक झिझक थी, है ना। तो उस बच्ची ने गपशप शुरू कर दी। हाँ, तो बात शुरू हुई तो मैंने उससे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने कहा पाकिस्तान। अच्छा, you initiated दैट वाज अ this, शॉक टू मी कि भाई शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। अब वो बात आगे चली, मैंने कहा व्हाट पार्ट ऑफ पाकिस्तान यू आर फ्रॉम, तो कहती आई एम फ्रॉम कराची। ओ, दिल्ली डूब गया, दिल्ली डूब गया। तो फिर मैंने कहा भाई मार दूं मैं गाड़ी इस टॉपिक को बदलो। मैंने कहा भाई यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो कहती है कि आई एम स्टूडेंट देयर। मौजू बदला आपने। मैंने कहा ओके, लाइक व्हाट डिपार्टमेंट यू आर स्टडीइंग विद, तो कहती है पॉलिटिकल साइंस। मैंने कहा ओ ये गॉड। क्या हो गया? फिर उसने कहा कि, मैंने कहा ओके, अभी उतरो गाड़ी से, तुम व्हाट क्लास यू आर उतर जाना। स्टडीइंग, तो कहती कराची है होता तो बताता मैं। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। ओके। ओ, मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा ओके, लाइक व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स ऑन यू आर व्हाट यू आर सर्चिंग ऑन,
तो कहती है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। चलो जी। अब वो बिल्कुल प्रोग्राम नैरो को- डाउन हो गया। हाँ। अच्छा, इतनी देर में उस बच्ची ने मुझसे कहा, वो मैं यहाँ ड्राइव कर रहा था, वो यहाँ बैठी थी पीछे, उसने कहा मैं यहाँ आ जाऊँ? तो मैंने कहा हाँ आ जाओ। जब मैं पीछे, वो बिल्कुल मेरे पीछे आके बैठ गई है ना अब, तो फिर उसने कहा सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ? आपने कहा अब काम खराब। मैंने कहा अब काम खराब हो गया। तो कैन आंट यू सैयद हैदर अब्बास रिजवी? मैंने कहा यस आई एम। उस बच्ची ने मुझे पीछे से हक किया और कहती है यू मेड माई डे, माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर इज अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई विल लेट देम नो दैट यू आर ड्राइविंग उबर इन टोरंटो and this is a big day for me and will you help me in my research thesis? मैंने कहा फॉर श्योर। फिर उस बच्ची ने मेरा मोबाइल नंबर लिया, पर्सनल मोबाइल नंबर, और फिर नेक्स्ट डे उस रात को फिर खाने पे गए हम वहाँ पर, और वहाँ उनके घर वालों से मुलाकात हुई है। तब वहाँ मेरी हिम्मत बिल्कुल खुल गई कि अब ओ क्या वाह ठीक वाह, है। बीच वाह। में फिर रास्ते में एक बार ऐसा हुआ कि एक यंग कपल पीछे आके बैठा, पाकिस्तानी। ओके। अब वो विस्पर कर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं मुझे। हैदर- आयशा, ये हैदर भाई नहीं लग रहे। अब वो आप वहां से आयशा का दिमाग खराब है, हैदर भाई ऊबर क्यों चलाएंगे? हाँ, क्या हो गया पागल गए मुस्तकीम? तुम? क्या हो गया, पागल हो गए? हमेशा तो- अरे नहीं नहीं यार, ये बिल्कुल हैदर भाई लग रहे हैं। खैर वो मैं सुनता रहा उनकी बात है ना। आखिर में लड़के ने हिम्मत करके मुझसे पूछ ही लिया कि सर व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा हैदर भाई। ओए ओए ओ, ओए ओए फिर तो उसने कहा गाड़ी रोके, गाड़ी रोके। गाड़ी रोकी, वो सामने टिम होटल में घुसा, भागता हुआ गया, कॉफी लेकर आया, मुझे कॉफी पिलाई, खुद कॉफी पी, हम गपशप वहां करते रहे। वो एपीएमएसओ का साथी था, एपीएमएसओ का। ओके। और आयशा से उनकी शादी हुई थी नई नई टोरंटो में, तो वो दोनों मियाँ बीवी थे। क्या बात तो है। इस तरह भी हुआ। तो like- यहाँ रोक के मैं अगर इफ आई मे से समथिंग कि हम कभी कभी हमें लगता है कि मेरे एक एक्शन से क्या ही फर्क पड़ जाना है, लेकिन एन इंडिविजुअल्स रिएक्शन मैटर्स। एक हैदर अब्बास रिजवी कह रहे हैं कि उस एक बच्ची ने, उस एक खातून ने जो जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, तो मेरी हिम्मत खुल गई उसके बाद। शायद अगर वही बच्ची किसी और तरीके से रिएक्ट करती तो शायद हौसला शिकनी भी हो जाती। शिकनी होती। तो उस एक बच्ची के एक रिएक्शन ने या एक जुमले ने सारा उनके लिए आगे का मसला। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम लोग कभी भी अपना कोई भी अच्छा जेस्चर ये सोच के ना रोके कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाना है, फर्क हाँ। पड़ता है। और कभी ऐसा हुआ कि कोई सियासी मुखालिफ आके बैठ गया, तुम नहीं ऐसा हुआ। खाल लीजिए ना मुझसे। नहीं मैं और अब बताऊं? मैं बताता हूँ कि टोरंटो डाउनटाउन में जब टाइम मिलता था तो वहां से अगर कोई पिकअप मिल गया जो टोरंटो डाउनटाउन जा रहा है, तो डाउनटाउन ले गया, डाउनटाउन में घूमना शुरू कर दिया। तो वहां पर और भी पाकिस्तानी थे जो ऊबर ड्राइव करते थे या लिमोजिन ड्राइव करते थे, और वो मुझे ड्राइव करते हुए देखते। हाँ, 3-4 महीने गुजर गए, किसी ने मुझे नहीं पूछा। ठीक। 3-4 महीने बाद बहुत शदीद सर्दियां थीं, मैं ऊबर चला रहा था, तो एक साहब पाकिस्तानी हाथ में 2 कॉफी के मग्स लिए वो मेरी गाड़ी तक आए। उन्होंने एक मेरी तरफ बढ़ाया और एक खुद पीना शुरू किया। कह रहे हैं हैदर भाई इधर आप बाहर आएंगे आप गाड़ी से? मैं आ गया बाहर। कह रहे हैं हैदर भाई आई एम सो सॉरी, हाँ, हम पाकिस्तानी हैं और हम ये समझते थे कि आप सिर्फ बराए नाम ऊबर चला रहे हैं, कोई टैक्स का खांचा या दुनिया को दिखाने के लिए कोई रील वील बनवाने के लिए हाँ। आप सॉफ्ट इमेज के लिए कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं, और आप एक सियासतदान हैं और ये करके आप चले जाएंगे। मगर हम तमाम पाकिस्तानी ऊबर ड्राइवर्स 4 महीने से आपको देख रहे हैं, मगर अब हमें यकीन हो गया कि आप वो नहीं हैं जो आपको होना चाहिए था। तो आज से आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। आप गाड़ी से उतरकर आप हमारे साथ चलें, वहाँ सारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, आज से वो आपको ओन करेंगे। और एक लिस्ट दी उन्होंने मुझे कि ये सारी दुकानें टोरंटो डाउनटाउन में पाकिस्तानियों की हैं, यहाँ पर आपको कॉफी फ्री मिला करेगी, हम सब ड्राइवर्स को आपने कहा यहाँ भी मिलती है। खाता खुल गया भाई। और ये तो- वॉशरूम जो है वहाँ पर वॉशरूम कोई नहीं जाने देता, हाँ हाँ तो वॉशरूम आप वो अलाउड होगा आपके लिए। हाँ। तो वो लिस्ट मिल गई, हम बाकायदा वहाँ पर टैक्सी का जो ग्रुप था पाकिस्तानियों की उसके मेंबर बन गए। और फिर आप टोरंटो ड्राइवर एसोसिएशन के सरबराह तो नहीं वो एसोसिएशन कोई नहीं थी, वो पाकिस्तानियों का एक ग्रुप था। महफिल सजी हुई है, ईद का रोज है,
मेहमान तशरीफ फरमा है, हमारे ये सारे मेहमान भी तशरीफ फरमा है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आगे बढ़ेंगे। ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईद का खुसूसी प्रोग्राम मासूमाना शो विद वसीम बदामी और जनाब सैयद हैदराबाद रिजवी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। हिदायत है, तुमको सवाल जरा। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे कि वसीम भाई ने डिस्कस किया कि एमक्यूएम की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक हादसा ऐसा हुआ जिससे आपकी लीडरशिप माइनस हो गई और बहुत सी माओं की गोदें उजड़ गईं और बहुत सी बीवियां ऐसी थी जिनके शौहर चले गए। तो एमक्यूएम की लीडरशिप ने उन घरों के लिए ऐसा क्या किया कि वो आज तक चल रहे होंगे, इसकी गारंटी है? पहले बाकायदा एक सिस्टम होता था। हाँ, और एक तरीक़ेकार था सपोर्ट का। हम कोशिश करते थे कि हर चीज़ में पहली प्रायोरिटी उनको दी जाए जो हमारे शुहदा हैं, चाहे वो मुलाजमतों के सिलसिले हों, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हों, चाहे सरकारी नौकरियां हों, या अगर कहीं किसी और तरीके से भी कंपनसेट और फैसिलिटेट किया जा सकता था। हाँ। उनके माहाना वजीफे बंदे हुआ करते थे, उनके बच्चों के स्कूल का खर्चा जाया करता था। तो इस तरह का पूरा एक सिस्टम था। मेरा सवाल आपसे या आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पूरी पार्टी से आपके थ्रू है कि 2012 में एक सानिया होता है, सानिया बल्दिया, उस पे नाम आता है एमक्यूएम का। फिर उसके बाद 10 साल बाद एक फैसला आता है कि एमक्यूएम उसमें मुलव्वस नहीं थी। उसके बावजूद 10 साल बाद 2022 से लेके अब तक यही परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि एमक्यूएम ही उसमें मुलव्वस थी और ये कहा जाता है भाई भत्ता नहीं दिया तो जला दी फैक्ट्री। अब जिसकी हुकूमत सिंध में है, उनकी हुकूमत में एक गुल प्लाजा का सानिया हुआ है, उसका भी इल्ज़ाम एमक्यूएम के ऊपर डाला जाता है। देखिए, मैं आपको बड़ी फुल टॉस कराइए दोस्त तुमने अभी। हाँ, ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर छक्का मारेंगे अब तो। नहीं, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा, मगर ये कि जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो मामला है उस पर तो जाहिर है कि 2 रिपोर्ट्स आई थी, जैसा आपने खुद कहा कि पहली रिपोर्ट जो थी उसमें एमक्यूएम कहीं दूर दूर तक नहीं थी। उसके बाद 10 बरस बाद एक रिपोर्ट दोबारा बनाई गई और वो उसको फैसिलिटेट किया गया और उसमें एमक्यूएम के सर पर थोप दिया गया वो। मगर गुल प्लाजा का सानेहा तो यकीनन संगीन मुजरिमाना गफलत का है कि वहाँ पर कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता था और उसको बाकायदा तमाम किस्म की अप्रूवल्स दी गई। फारूक सत्तार साहब मेयर थे तब भी अप्रूवल्स हुए। वो तो लीज थी ना, एक उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई थी। नहीं, 99 साल की लीज थी जमीन की। जब लीज खत्म हुई तो वो रीलीज होती है। उसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, जमीन उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी। सर, मेरा सवाल आपसे और आपकी पार्टी से ये है कि कई साल आपके मेयर भी यहाँ रहे हैं और क्या रहे? मेयर रहे? मेयर रहे। काफ़ी सारे आपके मिनिस्टर्स भी हैं जो खालिद मकबूल साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो वो क्या कराची के लिए कर रहे हैं, कराची की सेहत के लिए या एजुकेशन के लिए? ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब कैसे मेयर थे आपकी नज़र में? बहुत अच्छे मेयर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और जाहिर है कि 500 लोगों की एक टीम थी जो काम कर रही थी। वफाक से पैसे का फ्लो बेअंदाजा था। 300 अरब रुपए मुशर्रफ साहब के ज़माने में कराची की डेवलपमेंट पर खर्च हुए और मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास पैसे की कमी नहीं थी। बड़ी एफर्ट की पूरी एमक्यूएम ने, एक टीम थी 500 लोगों की और उन्होंने ईमानदारी से भी काम किया। ईमानदारी से काम किया। K4 का जो वाटर प्रोजेक्ट है और K1, K2, K3 का, वो भी फारूक सत्तार साहब के दौर में शुरू हुआ। K4 का प्रोजेक्ट जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में शुरू हुआ और ख़ुद अभी खालिद मकबूल साहब 5 यूनिवर्सिटीज़ नई जो है वफाकी वो कराची लेकर आए हैं। तो ये काम चल रहा है और मुस्तफ़ा कमाल has proven himself as one of the best mayors in Karachi. आप लोगों का भी जाती ताल्लुक अच्छा रहा, जिस तरह फैसल सब्ज़वारी और मुस्तफ़ा कमाल साहब की, फैसल साहब की और मुस्तफ़ा हाँ, मेरा तो बहुत अच्छा ताल्लुक। प्रेम में उन्होंने कह के हैरान किया कि एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम के लिए उन 2 लोगों को नामजद किया जिनको 18वीं तरमीम का कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ही है। उन 2 में से एक आप थे। बिल्कुल ऐसे ही है। 140A जिसके ऊपर आज भी एमक्यूएम खड़ी है, हाँ, अगर 18वीं तरमीम के रोल बैक करने का मुतालबा कर दिया जाए पूरी की पूरी, तो ये भी उड़ तो वो जाएगी। 140A भी उड़ जाएगी। तो अब मैं क्या अर्ज करूं? उनकी जब पार्टी बनी पीएसपी, आप पर कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आया कि इसका हिस्सा बनी होगी? एक जमाना था कि दबाव था भी और मुल्क छोड़ने की एक वजह ये भी थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम उस वक्त ज़ाहिर एक बड़ी न्यूज़ थी ना, तो हमने ये सोच के भी रखा हुआ था कि अगर रिजवी साहब की शमूलियत हुई तो हम हेडलाइन लगाएंगे एमक्यूएम के तराने के खालिक एमक्यूएम छोड़ गए।
तो वो मैंने रह अपने गई। न्यूज एडिटर को सजेस्ट किया था कि ये अच्छी मसाले वाली हेडलाइन है, ये रखो। तो वो खबर आपने रह मौका ही गई नहीं दिया, यार। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। तो मैं इस पे पशेमान हूँ। इस पर पशेमान है एक वक्त था कि बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट हो रहा था कि यार और अब ज्वाइन करें आप। ज्वाइन करें, और मैं जो मुल्क से बाहर मैंने प्लान किया था जाने का, वो 2-3 महीने के लिए ही प्लान किया था कि जितनी देर में वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। फिर वो काम लंबा हो गया। फिर जाहिर है कि वो काम लंबा हो गया। एक सवाल यहाँ, जी जी भाई कीजिए। सवाल नहीं करूँगा, गुजारिश करूँगा, वो भी इस शेर के साथ। फारसी में है कि दरीन खाक दरीन मज़राए पाक, बजुज़ महर बजुज़ इश्क दिगर तोहम नकारम। अब उर्दू में भी इसका तर्जुमा भी करके बताओ भाई। ये पाक और साफ सरजमीन, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत भाईचारगी के लायक हैं, इस पे इसी के बीच उगाए क्या जाएं। बात है। लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से इस निज़ाम को, अपने बड़ों को यही गुजारिश करूँगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, हमें सुकून दें, हमें मोहब्बतों के बीच में अच्छी बात पूछ है। दें। हमें याद है उस शहर में कि एमके की मामला इस हद तक पहुंच गया था कि फिर खून बहा था बहुत ज्यादा। तो कम से कम ये इस तरह का एपिसोड रिपीट ना हो, मोहब्बतों के बीच बोए जाए। देखिए, बात ये है कि ये बच्चा जो है, अगर इसकी जंपल कराची की है तो ये तो कराची वाला है ना। हाँ, और पुख्तूनों के साथ तो कराची के बड़े मसाइल ये भी होते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुख्तून दोस्त हैं, वो कहते हैं जब हम अपने इलाके जाते हैं तो वहां पर भी हमें कहा जाता है ये तो कराची का वाला है, है। ये तो किसी काम का नहीं रह गया। आइडेंटिटी क्राइसिस हो तो गया। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे, बल्कि इनके बड़े भी, जो हमारे साथ स्कूलों में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हमारे साथ जॉब्स करते रहे हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। और मतलब मेरे साथ तो पुख्तूनों की इतनी मेहरबानी रही है कि पेशावर से थोड़ा सा आगे खैबर में हमारा एक भाई है, आफरीदी है, एमक्यू में हुआ करता था। तो उसके वालिद मुझे अपना बेटा कहते थे। तो वो 2 भाई हैं। तो जब वालिद का इंतकाल हुआ हाजी साहब का, तो बड़े भाई ने मुझे कॉल की और ये कहा कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया है, हाँ, तो विरासत में ये छोड़ा है, अब तुम बताओ कौन सा हिस्सा लोगे। अरे 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 इस हद तो मैंने कहा उनसे कि भाई मतलब कोई मुझे शरई वारिस तो नहीं प्यार है। में हाँ, कहते हाँ। थे वो अपने बेटा, कहने नहीं हम पठान, हमने, अब हमारे बाप ने जो कह दिया वो कह दिया, तुम हमारा भाई है, और अब बताओ विरासत में कौन सी जमीन चाहिए तुम्हें। क्या बात है। तो इतनी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पुख्तूनों से मिली है। और आप ज़ाहिर हम सिंध में रहते हैं सारे, हाँ। तो जो सिंधी अफराद हैं वो भी आप यही कहेंगे क्या जबरदस्त बड़े दिल के लोग, बेहतरीन, मेहमान नवाज लोग। बेहतरीन। आप उनके घरों में जाएं तो उनसे ज्यादा मेहमान नवाज, भाई, इसमें आजिज, तो हम्बल कोई नहीं है। शक ही नहीं है। तो अहले सिंध जो भी हैं हाँ। वो तो भाई हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। हाँ, ईद कुछ का बुरे मौका है। लोग हमारे पास तो हर भी जगह हो है ना सकते फिर। हैं और वो उधर भी हो सकते हैं, तो ऐसी तो कोई बात सही। नहीं है। वरना एक शानदार गुलदस्ता है जो कि मिलके पाकिस्तान बनाता है। जी जी, आप कीजिए, सवाल कीजिए। एमकेएम के खिलाफ काफ़ी टाइम से 20 साल का एक प्रोपेगेंडा, न्यूज़ प्रोपेगेंडा उनके अगेंस्ट किया गया कि ये तो टारगेट किलर्स हैं, ये तो ये हैं। अभी एमकेएम के बहुत बड़े नाम वसीम भाई, मेरा सवाल आपसे, एमकेएम के बहुत बड़े नाम अभी वो बाइज्जत कोर्ट से बरी हुए हैं, हाँ। लेकिन फिर भी आप मासूमाना अंदाज में फॉर लैक ऑफ द बेटर वर्ड आप एक तरीके से टॉन्ट्स करते हैं। तो ये साथ है अभी गाड़ी में। तो ये कब कर रहा हूँ, कितनी राय हो सकती है। जी जी। तो ये कब खत्म होगा? तो सवाल इनसे है कि मुझसे? आपसे बिल्कुल मेरा। अच्छा, मैं जवाब दूं इसका? हाँ, जवाब। यार ये लंबी बहस है, लेकिन बहरहाल ये इसमें ये नहीं, अब ये कहना तो मासूमियत की इंतहा होगी कि जो कुछ मामलात रहे हैं शहर में उससे एमकेएम का क्या ताल्लुक। यार ये ऐसे ही कि इस शो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब तो वो तो रहे हैं मामलात, और जो कि नहीं होने चाहिए थे। मीडिया पर का कौवा बनाता रहा है, पर होता है तो कौवा बनाता रहा है। इस बात से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन मैं ये कहानी फिर से, इस शहर में थोड़ा मिजाज बदलते हुए थोड़ा इस आपकी इस शहर में हर दूसरा बंदा अनफॉर्चुनेटली कोई मोबाइल स्नैचिंग का शिकार है, कोई कार स्नैचिंग, किसी का कुछ। हैदर रिजवी की भी गाड़ी चोरी हुई है, छिनी हुई उसमें? मेरी गाड़ी बिल्कुल छिनी है, और 2 बार छिनी मतलब गन पॉइंट में छिन गई? मैं नहीं था उस वक्त गाड़ी हाँ, में, मैं इस्लामाबाद में था। अच्छा अच्छा। जो हमारा बेटा और वो गाड़ी और एक और हमारा जो ड्राइवर साथी होते हैं हमारे, वो गाड़ी लेकर गए। हमारा बेटा डॉक्टर के पास चला गया अपने दोस्त को लेकर, उसको बुखार बहुत तेज था। ठीक। बाहर से पटेल हॉस्पिटल के वो हमारे ड्राइवर भाई समेत हमारी गाड़ी ले गए और आधे घंटे उनको घुमाते रहे। फिर ड्राइवर उतार दिया उन्होंने?
फिर मार पीट के उसको छोड़ दिया और खुद निकल गए। अच्छा, लेकिन आपकी मौजूदगी में तो मैं उस वक्त गाड़ी में नहीं था। But you have survived many assassination attempts. Yes. Multiple. 5 times. 5 times. Yes. उसमें कोई एक वाकया जो शेयर करना चाहें कि वो क्या हुआ? I would like to hear कि ये क्या है, कैसे होता है? मतलब एक वाकया तो जो पहला अटेम्प्ट था वो ऐसा था कि मेरे सारे बुजुर्ग जो हैं वो मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन हैं। तो पहली बार मैंने और मेरे छोटे भाई ने तय किया कि हम अब बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनको बुजुर्गों की कब्रें दिखाएं। सही। तो शबरात के दिन में, अच्छा, 15 शाबान का दिन था वो दिन था, तो हम कब्रिस्तान ले गए बच्चों को, मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बेटी और रजा का बड़ा बेटा और बेटी, ठीक, और रजा और मैं गाड़ी में बैठे हुए थे और पीछे हमारे पुलिस मोबाइल थी हमारी। अच्छा, ओके, सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी थी। तो हम कब्रिस्तान में घूमते रहे, 1 घंटा में लगा होगा। जैसे ही पाक कॉलोनी की रोड पर हम आए हैं, वो गाड़ियों पर गोलियों की बौछार हुई है हमारी गाड़ी की। उसमें ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी के सामने एक रिक्शा था। मैंने रजा को कहा कि रजा रिक्शा को हिट करो और ऐसे करो कि रिक्शा उल्टे ना। रजा ने उसको हिट किया, वो आगे निकला, जहां पर हम प्लेस थे वहां पीछे मेरी मोबाइल आ गई और सारी गोलियां जाकर मेरे पुलिस मोबाइल में जो पुलिस वाले थे उनको लगी। 3 लड़के जख्मी हो गए और हम बचे, पीछे पुलिस को। फिर एक चौथे पुलिस के लड़के ने ऊपर से निकलकर उसका जवाब दिया फायरिंग की और फिर हम निकलकर फिर अब्बासी हॉस्पिटल पहुंचे। आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी? नहीं थी। अच्छा, नहीं थी, सारी गोलियां मोबाइल पर आकर लगी। लेकिन मैं देखा पहले तो आप जिस गाड़ी में होते तो नहीं बुलेट प्रूफ थी, सर्फ गाड़ी थी आपके पास। और जो तीसरी, चौथी और 5वीं असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उस वक्त मेरे पास MQM की बुलेट प्रूफ गाड़ी आ गई थी मेरे पास। अच्छा, वो जमात ने वो पार्टी की गाड़ी थी, वो मेरी नहीं थी। अच्छा, होगा। महफिल सजी हुई है, ईद का रोज है, मेहमान तशरीफ फरमा है, हमारे ये सारे मेहमान भी तशरीफ फरमा है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईद का खुसूसी प्रोग्राम मासूमाना शो विद वसीम बदामी और जनाब सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। तो आप सालार बैठे हैं, आपके साहबजादे हैं, आप चाहेंगे वो सियासत में हैं? मैं बिल्कुल चाहूंगा, मैं कतन नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूं। देखो बेटे, अगर मेरे घर में जिस वॉशरूम में मैं हाथ धोता हूं, अगर वहां की नाली चौक हो गई है तो मुझे यहां तक आस्तीन चढ़ाकर उस नाली में हाथ डालकर वो कचरा उसमें से निकालना पड़ता है, फिर वाटर फ्लो होता है। ठीक। अगर इस निजाम में जहां जहां ये निजाम चौक है, अगर उसको साफ करना है बेटा, तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बनना पड़ेगा। दूर से देखकर ये कहना कि यार ये तो चौक हो गया, कोई देख ले, अब ये कोई देख ले, कोई नहीं देखता। इसका हिस्सा बनना, और उसका हिस्सा बनना पड़ता है। हाथ खराब करने पड़ते हैं, कुछ थैली चढ़ाकर वो कचरा निकाल लेते हैं, कुछ हम जैसे होते हैं जो यूं ही डाल के निकाल लेते हैं कि भाई जान छुड़ाओ यार, फिर हाथ धो लेंगे। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में नौजवान अगर नहीं आएंगे, हाँ, तो ये पाकिस्तान की लिए एक बड़ा अलमिया होगा कि अगर नौजवान सियासत में शरीक ना हो। और वो कहते हैं 3 काम, अब जरा तफसीली जवाब ना हो जाए, लेकिन आपके जहन में नहीं, मैं 3 काम बता देता हूं। हाँ। कराची को वफाक के हवाले कर दो, या पाकिस्तान में सूबे बना दो, या कम से कम 140A को पाकिस्तान के आइन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज डालो। यहाँ मैं दीजिएगा प्लीज। जी, थैंक यू। फिर मैं आपसे जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2005 से लेके 2012 तक हमने इस शहर को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में देखा है। अब हम चाहते हैं ये निज़ाम दोबारा आए। ये निज़ाम, अगर आप हमारे जो ये लीडर्स हैं, जो हमारे MQM के हैं, उनको सिंध हुकूमत के साथ मिल के ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो हमारे शहर कराची के लिए कम से कम एक हो हाँ जी। मेरा तो सवाल इससे मुतजाद है। वो ये है कि अगर या तो आप गिरिया ना कीजिए इस शहर का, या कम से कम वो तो कीजिए ना जो आपके हाथ में है। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में आपके हाथ में ये है, इसमें कोई साइंस नहीं है, मैथ्स है कि आपका नंबर कम ही सही और मुतनाज़ ही सही,
आप इधर से उधर होते हैं, निजाम गिरता है, जिस निजाम को बोसीदा कह रही हैं। या तो आप कहेंगे नहीं निजाम में बुराई है, इतनी बुराई नहीं है कि हम हुकूमत भी छोड़ें, या आप कहें नहीं यार इस निजाम में मेरी बेटियों की इज्जत महफूज है, मैं हुकूमत से अलग होता हूं, गिर जाएगा निजाम और इम्प्रूव करेगा। ये क्यों नहीं करते? असल में ऐसे निजाम गिरते बाजी से नहीं माजरत हैं। के साथ ही करेंगे। पहले से बहुत सारे जैक्स रखे होते हैं जो कि अगर कोई डामाडोल होने की कोशिश भी करे तो जैक लगा दिया जाता आप अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं। है। अपने हिस्से की शम्मा हम आज भी जला रहे हैं। बड़े लोगों विजारतों को में बैठ मैं के। अर्ज कर रहा हूं आपसे कि बड़े लोगों को एतराज था इस बात पर कि हमने मुतालबा किया कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, हमने मुतालबा किया कि सिंध समेत पाकिस्तान में नए सूबे बना दो। ये इतनी वाज़े तौर पर ये बात आज से पहले कभी उठी है? हमें पता है कि इसका क्या रिपरकशन होना है, मगर हम कर रहे हैं और हमें मुझे पता है कि इन द लॉन्गर रन हमें इसकी हो सकता है कि इसकी सजा भी मिले। क्या सजा? ये तो आपके वोट बैंक में पॉपुलर ना रहा है, आपको इसका सियासी फायदा ही हो सकता है, इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, जो जब ताकतवर पलट के बाहर करता है ना, ताकतवर आपके इस नारे से नाराज नहीं है, पीपल्स पार्टी नाराज है। अच्छा, इज इट नॉट द फैक्ट? ताकतवर तो शायद खुशी हो, अच्छा, या शायद आंख भी मार दी हो उसने, पता नहीं। मैं मासूमाना ही पता नहीं। हाँ, मासूमाना ही बात है ये। अगले सवाल पढ़ दो मैं। अच्छा ठीक, सही। पर मैंने ना कुछ आपसे भाई आखिरी तो बता दें, ये सियासी लोग देखते हैं आपको एक तरफ एक सियासी मुखालिफ, लेकिन आपस में दोस्तियां भी होती हैं, जो कि जिसको मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अच्छी बात है। जब लोग कहते हैं ना कि ये क्या बात हुई, टॉक शो में लड़ते हैं और साथ चाय पी रहे हो, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। जब टॉक शो में तो दो अलग अलग सियासी शनाख्तें लड़े नहीं, मतलब इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन उसको शो यानी उसी शो में भी जब ब्रेक हो तो चाय पीनी चाहिए साथ, और यही होना चाहिए। तो मैं तो इसको स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, मैं तो अच्छा कह रहा हूं। हमने सुना कि जनाब कादिर पटेल साहब जो न सिर्फ कराची से पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, बल्कि जब अमन कमेटी और यहां एमक्यूएम के मामला इंतहाई खराब थे, तब भी वो उनका एक ताल्लुक था अमन कमेटी के कर्ताओं धर्ताओं से, उजैर बलोच से, सबसे। लेकिन तब भी हैदर अब्बास रिजवी जो एमक्यूएम के एक बड़ी तोप चीजें, कादिर पटेल वहां की, आप दोनों का बड़ा अच्छा याराना था, बल्कि उन्होंने आपको बड़ा हेल्प आउट भी किया। कादिर मेरा दोस्त नहीं है, हाँ, कादिर मेरा भाई है। ओके ओके, कादिर मेरा भाई है, मैं जान दे सकता हूं उसके लिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और जान बचा भी सकते हैं उनकी, इसलिए अगर मौका कि मिलेगा। उसने मेरी माँ को, मेरी बेगम को, मेरे बच्चों को इतनी इज्जत दी है अच्छा, कि यूं समझिए कि खरीद के फेंका है मुझे। अच्छा, पीपल्स पार्टी से मेरा सियासी इख्तिलाफ था, है और शायद रहे भी, ठीक, मगर कादिर मेरा भाई है। और जब इख्तिलाफात बिल्कुल पीक पे थे, खूरेजी हो रही थी, तब भी आपका ताल्लुक मुतासिर नहीं हुआ? मेरा भाई है, कादिर मेरा भाई है, कादिर मेरा भाई है। कमर जमान कायरा, ख्वाजा साद रफीक, ये वो लोग हैं कि जो इंतहाई शानदार लोग हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह करे कि कल्चर परमान चला। विच रिमाइंड मी, आप पाकिस्तान से बाहर थे, फिर आप वन फाइन डे अचानक पाकिस्तान लैंड किए, खबर बन गए, ओ हैदर रजी पाकिस्तान आ गए, उतनी ही तेजी से चले गए पाकिस्तान से आप। उन 24, 48, 72 घंटों में क्या हुआ था ऐसा? पार्टी पॉलिसी के तहत मुझे पाकिस्तान वापस आकर 2018 में गुलशन इकबाल की सीट से इमरान खान साहब के सामने इलेक्शन लड़ना था। ठीक है, आ गए, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अरे वो आए बज़्म में, इतना तो वीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न फिर रही। आपको किसी ने कहा या किसी को किसी ने कहा कि भाईजान आओ? सबको सभी ने कहा। अच्छा, कि वापस। हाँ। ओके, ठीक है हैदर भाई, टुवर्ड्स द एंड फिर मैं आखिर में एक का सवाल ले लूंगा। ये अगर हमने ये कुछ लोगों के मैं नाम लेता हूं, इनको आपको कोई एक मशवरा देना हो या कोई एक कमेंट इन लोगों के बारे में करना हो, तो वो क्या होगा? आगाज मैं करता हूं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से। यंग लीडरशिप है पाकिस्तान की, हाँ, और उनको अक्रॉस द बोर्ड सोचना चाहिए। आपके ख्याल में बिलावल मुस्तकबिल के वजीर आजम है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो यही चाहती है। यू विल बी सरप्राइज अगर एक दिन वजीर आजम बन जाए? आई वोंट। You won't be surprised. You will be surprised अगर मरियम नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने? No, I won't. You will be surprised अगर इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाए? I won't. You won't be surprised. एक लफ्ज जनाब मुस्तफा कमाल साहब के लिए। तहम्मुल मिजाजी, और जो अगर थोड़ा सा हौसला नहीं, जो हम कराची के दोनों कहते हैं, रुको जरा। स्टेटमेंट देते वक्त अगर वो थोड़ा सा संभल के स्टेटमेंट दे लें तो पॉलिटिकली करेक्ट रहेंगे। जनाब कामरान टिसोरी साहब, मैं उनके लिए ये कहूंगा कि थोड़ा सा और एफर्ट करने की जरूरत है। ही इज पॉपुलर अमंग द मासेस,
मगर ये कि अभी भी गुंजाइश है चीजों को बेहतर करने की। ये एक हमारा आखिरी सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स का। लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं कितना डैश हूं। बारीक बीन हूं। अच्छा, बारीक जवाब समझ रहे वो भी ठीक होगा, लेकिन जवाब तो देने में यार आप। चलो मैं अपने ऊपर, वसीम हो तो तुम भी बहुत डैश। बारीक बीन, नुक्ता संज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने कहे का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का जिम्मेदार नहीं हूं भाई मैं। हाँ, अक्सर तनाई में सोचता हूं क्या मैं डैश हूं? बेवकूफ हूं। अच्छा, तन्हाई में सोचते, इवैल्यूएट करता है हर आदमी अपने हर स्टेप को। जब 22 अगस्त को वो नारा सुना तो मुंह से निकला डैश। मेरा दिल टूट गया था यार। हाँ, पसंदीदा एक्ट्रेस डैश है कौन सी, बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड? अच्छा, माशाल्लाह, तफरीक, दर्जा बंदी, तबकाती, क्या बात है। जो वो कह रहे तीनों का बता दें, तीनों का बता दें। चले फिर हॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी एज फार एज ब्यूटी वाज कंसर्न, डेमी मोर मुझे बहुत पसंद थी। और बाकी जो हॉलीवुड में हाँ। सुष्मिता सेन पसंद थी। वोट पूरे हैं मेरे। हॉलीवुड में सुष्मिता। और क्रिकेटर में वसीम अकरम भी पसंद है आपको? क्रिकेटर राशिद बहुत अच्छा है। अच्छा, वो ऐसी वसीम भाई का नाम। और अयूब आजकल बड़ा अच्छा, उसका जो नो लुक शॉट है, मैं आशिक हूं साइम उसका। अयूब का, हाँ, हाँ। साइम का। सरकार कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में भी अगर कोई नाम लेना चाहे तो बुरा नहीं मानेंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है। नैयर सुल्ताना, रानी मुझे पसंद थी। ओके, पसंदीदा शायर? यार वो कोई एक नहीं है, वैसे गालिब। एमक्यूएम के अलावा पसंदीदा सियासतदान पाकिस्तान में? जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब, हाँ हाँ। मुझे बहसियत प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद थे। पसंदीदा टीवी होस्ट? सुहेल वड़ाइच। हाँ, हालांकि बजाहिर बड़ा ही मासूमाना, बजाहिर वो soft बड़े अंदाज। सॉफ्ट स्पोकन हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या किया उन्होंने? हाँ, एमक्यूएम के कारकुन हैं। बंदूक तो चला लेते होंगे। फिर आपने चला के तो नहीं दिखाई? नहीं, मैं उनकी बाउंसर्स पर बहुत गहरी नजर रखता हाँ। था, तो मैंने गालिब का एक शेर पढ़ के वो जान क्या? चुका। गालिब 100 पुश्त से है पेश आए आबा सिपहगिरी। वाह, 100 पुश्त क्या से बात है। है पेश आए आबा सिपहगिरी, कुछ शायरी ही जरिया इज्जत नहीं मुझे। क्या बात है, वाह तो वाह मैंने वाह वाह, मैंने उनके बाउंसर को क्या बात है, वहीं पर वाह वाह वाह। डिफेंसिव खेल दिया। वाह वाह। सही हैदराबाद रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां में नाज़रीन हमारे आज के मेहमान। थैंक यू। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। सही हैदराबाद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।